साल 1901 जब एक साधारण सेल्समैन के दिमाग में सेफ्टी रेजर बनाने का आइडिया आता है, लेकिन ऐसे घर का लड़का जहां खाने को भी 2 वक्त के भोजन भी मुश्किल से जुट पाते थे, तो ऐसे हालातों से निकला लड़का जिसके जिलेट को आज पूरी दुनिया जानती है, कैसे। इससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में जिलेट के रिसर्च बेस्ड पूरे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, तो अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए आए हैं तो रुकिए, लेकिन अगर आप ग्राफिक या एडिटिंग देखने आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एडिटिंग पर मैं अपना पूरा मेहनत किया हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन लेते समय एडिटिंग से कंप्रोमाइज करिएगा। साल था 5 जनवरी 1855। इस दिन अमेरिका के फोर्टेन सिटी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में किंग कैंप जिलेट नाम के बच्चे का जन्म होता है। पिता जॉर्ज गिलेट जो ताले बनाने का कार्य करते थे और माँ हाउसवाइफ होने के साथ ताले बनाने के कार्यों में हाथ बटाती थीं। आर्थिक हालात ज्यादा खराब होने के कारण साल 1860 में शिकागो जाकर रहने का फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी स्थिति बेहतर नहीं हो पाई। तभी साल 1871 में शिकागो की महान आग घटना में इनका परिवार अधिकांश संपत्ति और आजीविका खो देता है। इस घटना से उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो चुकी थी, जिस कारण यह महज 17 साल की उम्र से ही पढ़ाई के साथ छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी इनके परिवार की आर्थिक अस्थिरता बढ़ती जा रही थी, जो इनको एक बेहतर और टिकाऊ व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करती थी। तब तक यह समझ चुके थे कि यदि कुछ बड़ा करना है तो केवल मेहनत ही नहीं, इसके साथ सही विचारों का भी होना आवश्यक है। इससे पहले यह 8 साल तक सेल्समैन के रूप में कार्य कर चुके थे, जिस कारण अब यह जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट ग्राहकों के पास बेचने के लिए जाते, उनके और भी समस्याओं पर चर्चा करते, और यही अनुभव उनको ऐसा प्रोडक्ट बनाने की प्रेरणा देता है जो आम आदमी की जरूरतों को पूरा कर सके। तब तक इनको महसूस हो चुका था कि कोई ऐसा उत्पाद जो रोजमर्रा की समस्याओं को हल कर सके और सस्ता हो, तो यह कुछ बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके ठीक 2 दिन बाद साल 1892 में यह दाढ़ी शेविंग करने के लिए उस समय के पारंपरिक स्टेट रेजर का उपयोग कर रहे थे, लेकिन यह रेजर भारी, खतरनाक और उपयोग में असुविधाजनक था। साथ ही हर बार इसके धार को तेज करना पड़ता था, जो समय और पैसे का बर्बादी था। तभी यह सोचते हैं, क्या ऐसा ब्लेड बन सकता है जो सस्ता हो और इन समस्याओं को दूर करता हो। तब यह क्राउन कॉर्क कंपनी के लिए सेल्समैन का कार्य करते थे। एक दिन इसी कंपनी के संस्थापक विलियम पेंटर, जो बोतलों के ढक्कन का आविष्कार किए थे, उनको अपना आइडिया बताते हैं, तो वह जिलेट को एक सलाह देते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो बार बार खरीदा जा सके और उपयोग करने के बाद फेंक दिया जाए। अब यह उद्योग विशेषज्ञों और इंजीनियर से पदार्थ के बारे में जानने के लिए फैक्ट्री में जाने लगे। तब उनको पता चला कि स्टील जो सबसे पतली और मजबूत होती है, उसका ब्लेड बनाया जा सकता है। तब साल 1901 में इन्होंने विलियम निष्कर्ष नामक एक इंजीनियर को अपने साथ जोड़ा, जिन्होंने तकनीकी समस्याओं को समाधान किया और पतले डिस्पोजेबल ब्लेड बनाए। 1901 में इन्होंने अपने पहले प्रोडक्ट जिलेट सेफ्टी रेजर का प्रोटोटाइप तैयार किया, जो पतला और दोनों तरफ से धार वाला ब्लेड था, जिसे बदला भी जा सकता था। और साल 1903 में यह कंपनी की शुरुआत करते हैं और पहला प्रोडक्ट बाजार में लाते हैं। पहले साल इन्होंने सिर्फ 51 रेजर और 168 ब्लेड बेचे, लेकिन दूसरे साल इनके बिक्री में उछाल आया, जिसमें से 90,000 रेजर और 1,24,000 ब्लेड का सेल हुआ। इसके बाद ही साल 1904 में यह रेजर ब्लेड का पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर सकता, और इसी कारण यह बाजार में अकेले पड़ गए और आसपास के देशों में भी अपना पैर पसारने लगे, जिससे एशिया और यूरोप में इनकी बिक्री तेजी से बढ़ने लगी। इन्होंने अपने मार्केटिंग में सबसे बड़ा फायदा साल 2017 से 2018 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उठाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिलेट ने अमेरिकी सेना के लिए लाखों रेजर और ब्लेड की आपूर्ति की। अमेरिकी सेनाओं को जिलेट रेजर इस्तेमाल करने के लिए दिया गया, जिस कारण जिलेट को लाखों करोड़ों लोग जानने लगे और नतीजा बिक्री में तेजी देखने को मिली। इनका मकसद था किसी तरह लोग एक बार इनके प्रोडक्ट को खरीद लें, इसके बाद वह दोबारा खुद खरीदेंगे। और इधर युद्ध खत्म होने के बाद भी सैनिकों ने इनके ब्लेड को अपनाए रखा।
इन्होंने अपने बिक्री को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिलेड का रेजर और ब्लेड मॉडल तैयार किया, जिसका मतलब रेजर को सस्ते में बेचना और उसमें लगने वाले ब्लेड को महंगे में बेचना, और आज भी यही मॉडल चल रहा है। इसके बाद साल 1950 में इनका नया विज्ञापन वीडियो आता है। यह विज्ञापन वीडियो अमेरिका में इतना चला कि पूरे ब्लेड बाजार का 50% हिस्सेदारी जिलेड के नाम हो चुका था। तब यह अपना और विस्तार करने के लिए शैम्पू, हेयर स्प्रे और अन्य स्त्री उत्पाद बनाने वाली द टोनी कंपनी को खरीद लेते हैं। इसके बाद साल 1960 को सुपर ब्लू ब्लेड बाजार में पेश करते हैं। इस ब्लेड पर सिलिकॉन का लेप लगाया गया था ताकि दाढ़ी और मूंछ को छीलने में आरामदायक हो, और यह ब्लेड पूरे मार्केट में इतना चलता है कि अब तक यह सारा पिछला रिकॉर्ड तोड़ देता है, और इसी कारण साल 1961 के अंत तक बाजार का 90% हिस्सा जिलेड के नाम हो जाता है। लेकिन साल 1974 में जिलेड के लिए बाजार में फ्रांसीसी सोसाइटी बिग एक कंपटीटर के तौर पर उभरता है, जो बाजार में दुनिया का पहला डिस्पोजेबल रेजर पेश करता है। यह सबसे पहले ग्रीक के बाजार में लाया गया, फिर धीरे धीरे इटली के साथ अन्य यूरोपीय देशों के बाजारों में फैल जाता है। इसके बाद सोसाइटी बिग अमेरिका के बाजार में घुसने का विचार बनाते हैं। इसके पहले ही जिलेड वाले जल्दबाजी में डिस्पोजेबल रेजर बनाने के लिए डिजाइन करने लगते हैं, लेकिन जल्द ही यह इस प्रोजेक्ट को छोड़कर अपने पुराने रेजर के डिजाइन को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं। लेकिन यह विचार आगे चलकर इनको ही महंगा पड़ गया। यह उम्मीद किए थे कि यदि अमेरिकी बाजार में फ्रांसीसी सोसाइटी बिग आएगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 10% बाजार का हिस्सा ले पाएगा, लेकिन साल 1980 में सोसाइटी बिग के डिस्पोजेबल रेजर ने 27% बाजार का हिस्सा कवर कर चुका था। इसके बाद भी ये कम बैक करने के लिए कार्टून विज्ञापन का सहारा लेते हैं, जिसका फायदा भी इनको मिलता है। साल 1985 में ये $90 मिलियन का मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इसके बाद तो मानो इनके बुरे दिन शुरू हो गए। एक के साथ एक प्रॉब्लम इनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। इनको कंपनी बेचने के लिए एक पर एक दबाव आने लगे, लेकिन तभी कंपनी में वॉरेन बफेट का एंट्री होता है। ये साल 1989 को $600 मिलियन का जिलेड में इन्वेस्ट करते हैं, और जब कंपनी पर दबाव बन रहा था तब इन्होंने अपना शेयर न बेचने का फैसला करके कंपनी को बचा लिया। फिर साल 1990 की शुरुआत में जिलेड ने उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के 19 देशों से $175 मिलियन के साथ नया प्रोडक्ट सेंसर वाला ब्लेड लॉन्च करते हैं। इसके बाद तो साल 2005 में ही प्रॉक्टर एंड गैम्बल नामक एक अमेरिकी कंपनी, जिसके प्रोडक्ट दुनिया के 180 देशों में फैले हुए हैं, इसे $57 बिलियन में खरीद लेती है। इनके कुछ प्रोडक्ट जो भारत में भी बहुत मशहूर हैं, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, जिलेड, पैम्पर्स, टाइड डिटर्जेंट पाउडर। फिर यह प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरफ से साल 2006 में अपना पहला प्रोडक्ट 5 ब्लेड वाला रेजर बाजार में पेश करते हैं, और 2010 तक यह दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया, तथा 2010 के अंत तक $1 बिलियन की वार्षिक बिक्री तक पहुंच गया। इसके बाद नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाते गए, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली बनाने के लिए साल 2020 में अपशिष्ट प्लास्टिकों का उपयोग अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में मिलाने की योजना बनाते हैं, और साल 2030 तक 50% प्लास्टिक के उपयोग कम करने की घोषणा करते हैं। अभी 2024 में जिलेड की ब्रांड वैल्यू $7.4 बिलियन हो चुका है। शायद आप यह सोच रहे होंगे कि जिलेड 2005 में $57 बिलियन की थी और आज $7.4 बिलियन की। तो आपको बता दूं कि $57 बिलियन पूरे फैक्ट्री मटेरियल, प्रोडक्ट, पूरा हर एक सामान जो जिलेड के नाम पर था उसका प्राइस था। लेकिन अब यह प्रॉक्टर एंड गैम्बल का हो चुका है, जो उसी जिलेड के फैक्ट्री में अपने और भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिस कारण अब जिलेड के नाम की बाजार में ब्रांड वैल्यू ही मापी जाती है, जो पिछले वर्ष 2023 में $6.5 बिलियन की थी, और वहीं 2024 में $7.4 बिलियन की हो चुकी है। और वहीं प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें तो 2023 में ये पूरे $82 बिलियन का सेल किए थे, जिसमें से $14 बिलियन का फायदा हुआ था, और अभी पूरे कंपनी की नेटवर्थ 430 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ये रहा पूरे जिलेड का केस स्टडी। इन्फॉर्मेशन रिसर्च कैसा रहा, और क्या आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल की केस स्टडी वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।